A very good morning to all the participants of this webinar. From DTRTI Lucknow, I am Arvind Mishra, Deputy Director, and today in this webinar we are going to study income under the head Business and Profession. Today we are starting with section 29. In the previous lecture we had completed up to section 28. Rather, we had started with section 28 and completed that. So section 29 says that the income which is referred to in section 28 shall be computed in accordance with the provisions contained in section 30 to 43D. कंप्यूटेशन की बात कर रहा है कि जो इनकम का रेफरेंस, जो इनकम का संदर्भ सेक्शन 28 में आता है, उसकी जब कंप्यूटेशन करने की बात आती है तो उसका जो कंप्यूटेशन है वो सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 43D के बीच में जो प्रावधान आते हैं, प्रोविजंस आते हैं, उनके अनुसार होगा, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 30 to 43D. So this just underlines those sections, which are the sections which will help us to compute the income, which is mentioned under section 28. Now we go on to section 30. Section 30 deals with rent, rate, taxes, repairs and insurance for buildings. और इस सेक्शन में ये लिखा है कि जहाँ पर रेट मतलब जो भी गवर्नमेंट के, जो म्यूनिसिपैलिटी के जो भी टैक्सेस होते हैं और जो दूसरे टैक्सेस हैं, रिपेयर्स और इंश्योरेंस, जो प्रीमाइसेस के लिए होता है, ये रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, ये पांचों चीज़ें प्रीमाइसेस के संदर्भ में कही जा रही हैं. जिस प्रीमाइस का यूज़ बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पज से हो रहा है, यूज़ होना बहुत ज़रूरी है. अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो ये जो डिडक्शन है सेक्शन 30 का, वो उपलब्ध नहीं होता है. तो सेक्शन 30 में लिखा है कि जब हमको रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस को डिडक्ट करना होता है बिजनेस हेड में, तो फॉलोइंग डिडक्शंस शैल बी अलाउड. निम्नलिखित डिडक्शंस अलाउ होंगे. 30A says that where the premises are occupied by the assessee, जब उस प्रेमाइस को असेसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है एक टेनेंट के रूप में, अगर असेसी एक टेनेंट है उस प्रेमाइसिस में, तो जो भी वो रेंट पे कर रहा है उस प्रोमाइसिस के लिए, सच प्रोमाइसिस यानी इस तरह के प्रोमाइसिस के लिए, प्रोमाइसिस यानी बिल्डिंग के लिए, और प्रीमाइसिस शब्द बेसिकली बिल्डिंग और उसके आसपास जो भी गार्डन वगैरह होता है या बिल्डिंग के संलग्न जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब प्रीमाइसिस के अंदर आएगा. तो जितना भी रेंट वो पे कर दिया है उसने, वो डिडक्ट कर सकता है. और फर्दर इफ ही हैज अंडरटेकन टू बेयर द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर्स टू द प्रीमाइसिस, अगर उसने ये बीड़ा उठाया है, इफ ही हैज अंडरटेकन कि वो प्रीमाइसिस का रिपेयर खुद करेगा और उसको उस खर्चे को वहन करेगा, तो जो अमाउंट पे कर रहा है वो ऐसे रिपेयर्स के लिए, वो भी डिडक्शन के रूप में उसको उपलब्ध होगा. तो पहली बात तो टेनेंट को जो रेंट है, वो रेंट जो पे कर दिया उसने, वो उपलब्ध है. जो भी रिपेयर्स कर रहा है, अगर उसने रिपेयर करने की जिम्मेदारी खुद ली है, तो वो भी उसको डिडक्शन के रूप में मिलता है. अगर रिपेयर करने की जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की है या लैंडलॉर्ड उसको रीइंबर्स करने वाला है उस खर्चे को, तब ये खर्चा डिडक्शन के रूप में नहीं मिलेगा. और यदि वो प्रीमाइसेस को ऑक्यूपाई किए हुए है बिना टेनेंट होते हुए, यानी टेनेंट नहीं है वो, तो ओनर हो सकता है. तो अगर उसने किराए पे नहीं ली है बिल्डिंग, तो जो भी अमाउंट वो पे कर रहा है फॉर द करंट रिपेयर्स टू द प्रीमाइसेस, करंट रिपेयर वो रिपेयर होते हैं जो लॉन्ग टर्म वाले रिपेयर नहीं होते. जो लॉन्ग टर्म एडवांटेज देने वाले रिपेयर होंगे, वो एक तरह का कैपिटल खर्चा हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं होगा बिजनेस हेड में या कोई भी रेवेन्यू हेड में. और 30B में लिखा हुआ है कि कोई भी राशि जो उसने पे की है, एनी सम्स विच ही हैज पेड लैंड रेवेन्यू के लिए, लोकल रेट्स के लिए या म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए,
यानी जब भी कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस लेवी किए जाते हैं या लोकल टैक्सेस लेवी किए जाते हैं या कोई लैंड रेवेन्यू उसको देना होता है, तो जो राशि उस तौर पे उसने पे कर दी है, पेएबल वर्ड का यूज़ नहीं है यहाँ पे, जो राशि पे कर चुका है वही उसको उपलब्ध होगी। तो यहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि प्रीवियस ईयर के लिए वो राशि होनी चाहिए या किस साल के लिए होनी चाहिए। अगर उसने राशि पे की है, चाहे किसी भी साल की पे की है, तो उसको उपलब्ध हो जाएगी फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। एंड 30C में लिखा हुआ है कि एनी अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम विच इज पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीमाइसेस, उस प्रीमाइसेस को जो भी डिस्ट्रक्शन या डैमेज का खतरा है उसके लिए अगर उसने कोई इंश्योरेंस कराया है और इंश्योरेंस का जो भी वो प्रीमियम भर रहा है वो प्रीमियम खर्चे के रूप में, डिडक्शन के रूप में उपलब्ध होगा अंडर द इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये सारे खर्चे जो हैं जब हम कंप्यूटेशन करते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में इनकम का, तब हमको उपलब्ध होता है, देन इट इज़ अवेलेबल टू अस। और एक्सप्लेनेशन के तौर पे कहा जा रहा है कि डाउट्स को रिमूव करते हुए, संदेह आ जाते हैं तो उनको रिमूव करते हुए ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि जो अमाउंट पे किया गया है ऑन अकाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, जिसका रेफरेंस सब क्लॉज 1 में आ रहा है, यानी यहाँ पर जो ये जब अगर उसने रिपेयर्स को वहन करने का बीड़ा या जिम्मेदारी खुद उठाई है, और जो रेफरेंस यहाँ पे रिपेयर्स का आ रहा है कि उसके संदर्भ में जो भी अमाउंट उसने पे कर दिया है और उसने जो अमाउंट पे कर दिया है करंट रिपेयर्स के लिए, जो कि जिसका वर्णन जो है यहाँ पर 38(2) में आ रहा है, यानी जब वो टेनेंट है और टेनेंट नहीं है तब वो करंट रिपेयर कराता है। करंट रिपेयर नॉर्मली जो है उसी साल के अंतर्गत जो होने वाला रिपेयर है वो माना जाएगा। तो छोटा रिपेयर जिसका कोई लॉन्ग टर्म एडवांटेज या इंड्योरिंग एडवांटेज नहीं मिल रहा है, इंड्योरिंग एडवांटेज मतलब जो रहता है काफ़ी समय तक, जिसका फ़ायदा कई सालों तक मिलता है, वो हो गया एंड्योरिंग एडवांटेज। डाउट्स को रिमूव करने के लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जब भी कोई एक्सप्लेनेशन डाउट्स को रिमूव करने के लिए दिया जाता है तो उसका जो नेचर होता है वो बैकडेटेड रहता है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव नेचर रहता है उसका। तो डाउट्स रिमूव करते हुए कहा जा रहा है कि जो भी कॉस्ट ऑफ रिपेयर की बात हो रही है या फिर जो करंट रिपेयर की बात हो रही है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड नहीं होगा। यानी अगर वो एंड्योरिंग बेनिफिट वाला एक्सपेंडिचर है या ज़्यादा लंबे समय तक फ़ायदा देने वाला एक्सपेंडिचर है और करंट एक्सपेंडिचर नहीं है, करंट वाला खर्चा नहीं है, तो फिर वो डिडक्टेबल नहीं होगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 31 में। सेक्शन 31 में कहा जा रहा है कि जब भी कोई रिपेयर कराया जाता है मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर, या मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर का कोई इंश्योरेंस लिया जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ द मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिसका इस्तेमाल बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज़ से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मशीनरी बेकार पड़ी है, इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उस पर किया गया रिपेयर्स या इंश्योरेंस का जो भी खर्चा है वो अलाउेबल नहीं होगा, वो डिडक्टेबल नहीं होगा। फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड। और रिपेयर्स और इंश्योरेंस के विषय में मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर के जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, निम्नलिखित डिडक्शंस मिलेंगे। पहले तो वो डिडक्शन जो करंट रिपेयर्स के डिडक्शंस हैं, जैसे इसके पहले हमने बिल्डिंग की बात की थी, यहाँ पे मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर की बात हो रही है कि करंट रिपेयर्स के जो खर्चे हैं। और दूसरा, जो भी प्रीमियम पे किया गया है इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में, जो भी खतरा है डैमेज या डिस्ट्रक्शन का मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर को, उसके रिस्पेक्ट में जो भी इंश्योरेंस किया गया है उसके लिए जो भी प्रीमियम दिया गया है वो भी डिडक्शन के रूप में उपलब्ध होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद एक्सप्लेनेशन है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर एंड द नेचर ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी करंट रिपेयर की बात की जा रही है तो उसमें साफ कर दी जा रही है। वैसे तो करंट रिपेयर्स का मतलब ही यही है
कि वो कोई लॉन्ग टर्म खर्चे नहीं है, लॉन्ग टर्म रिपेयर नहीं है, वो करंट नेचर का रिपेयर है। लेकिन फिर भी डाउट को रिमूव करते हुए एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है और उसमें कहा गया है कि अगर कोई ये जो खर्चे हैं करंट रिपेयर वाले, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में होंगे तो ये डिडक्शन के रूप में अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि जो भी खर्चा लंबे अवधि का फायदा दे रहा है वो एक प्रीवियस ईयर की निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा या उचित नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा उसको रिड्यूस करना। अब आते हैं सेक्शन 32 पे। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ डिसाइडेड रेट्स पे दिया जाता है। और इसके पहले हम देख लेते हैं कोई रिलेटेड रूल या कोई सेक्शन 31 में कोई रिलेटेड रूल तो नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम सेक्शन 32 में आ रहे हैं। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, ह्रास की बात कर रहा है कि जब भी कोई बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर वगैरह अपने वैल्यू में घिसते जाते हैं, घिस के यूज़ हो के उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उस पर कुछ डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है, क्योंकि हमें पर्पज़ ये है कि हमको सही प्रॉफिट निकालना है किसी भी कंपनी में। तो इस सेक्शन को पढ़ते हैं ध्यान से कि इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ऑफ फर्नीचर बीइंग टेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स हैं, ऐसे एसेट्स हैं जिनको आप अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, उनको कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। और या फिर वो नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस या फ्रेंचाइजीज हैं, या कोई भी दूसरे बिजनेस या कमर्शियल राइट्स हैं। ये सारे भी एक तरह के बिजनेस या वाणिज्यिक राइट्स होते हैं, या इनसे मिलते जुलते कोई भी राइट्स जो बिजनेस राइट्स हों या कमर्शियल राइट्स हों। और ये जो हैं ये हैं इंटेंजिबल एसेट्स जिनको अक्वायर किया गया हो 1 अप्रैल 1998 के बाद। तो 1 अप्रैल 1998 के बाद अगर इनको अक्वायर किया गया है इंटेंजिबल एसेट्स को, तो इस पर भी कुछ डेप्रिसिएशन का प्रावधान है। जिनको ओन किया गया है होली और पार्टली बाय द एसेसी, एसेसी या तो उनका पूरा ओनर है या उसका पार्ट ओनर है, और जिसको यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, और इन चीज़ों को बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज किया जा रहा है, तो उस केस में डिडक्शन किस तरह से दिया जाएगा उसके बारे में कहा जा रहा है कि फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड। तो देखते हैं कौन कौन से डिडक्शन टेंजिबल एसेट्स और जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, जिसको हम नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइजीज कहेंगे, इन सब की परिभाषा आएंगी, तो इसलिए अभी परेशान होने की बात नहीं है। लेट अस फर्स्ट रीड द सेक्शन। और सेक्शन में ही कोई भी जब शब्द का प्रयोग होता है तो उसका क्या अर्थ लिया जाएगा उसके बारे में भी कुछ चर्चा रहती है। तो यहाँ पे डिडक्शन क्या मिलेंगे, तो पहला डिडक्शन है इन द केस ऑफ एन एसेट्स ऑफ एन अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन generation and distribution of power, such percentage on the actual cost thereof to the assessee as may be prescribed। यदि कोई अंडरटेकिंग पावर जनरेट करती है या फिर पावर को जनरेट करके डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, तो ऐसी अंडरटेकिंग जो है उसके केस में जो भी उसके एसेट्स हैं उसके ऊपर ऐसा परसेंटेज लगेगा डिप्रिसिएशन का, उसके एक्चुअल कॉस्ट पे लगेगा, यानी एसेट्स के एक्चुअल कॉस्ट पे लगेगा, जो असलियत में उसकी कॉस्ट है एसेट्स की, उस पर वो डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि प्रेस्क्राइब्ड होगा। तो जो परसेंटेज है इसके लिए वो प्रेस्क्राइब्ड है, यानी कि रूल में वो प्रेस्क्राइब परसेंटेज है। उस पर हम लोग जब रूल पे आते हैं अभी तो देखेंगे कि इसके लिए क्या परसेंटेज रेट प्रेस्क्राइब्ड है। समझना ये ज़रूरी है कि कोई ना कोई रेट यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड है, इसीलिए प्रेस्क्राइब्ड वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। प्रेस्क्राइब का मतलब है रूल के द्वारा प्रावधानित है। दूसरा, अगर वो कोई ब्लॉक ऑफ एसेट्स है
यानी एसेट्स का समूह है, कोई भी ब्लॉक है एसेट्स का, तो डेप्रिसिएशन जो है अलग अलग ब्लॉक पे एक अलग अलग रेट प्रेस्क्राइब किया गया है, और इसमें जो परसेंटेज लगेगा वो एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं लगता है, वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा। और अभी हम देखेंगे कि रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है, लेकिन आप लोग को सबको पता ही है रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है। एक साल में, सबसे पहले साल में जो भी कॉस्ट आई, एक्चुअल कॉस्ट आई, उसमें हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, जो बचा माइनस करने के बाद वो है रिटर्न डाउन वैल्यू, और वो उस रिटर्न डाउन वैल्यू पे अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो रिटर्न डाउन वैल्यू भी माइनस हो जाएगी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा, तो बचेगी रिटर्न डाउन वैल्यू। उस रिटर्न डाउन वैल्यू को अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और उस पर डेप्रिसिएशन होगा, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा मामला। तो जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है उस पर जब डेप्रिसिएशन का परसेंटेज जो लगता है वो प्रेस्क्राइब परसेंटेज लगता है, जो कि रूल के तहत प्रेस्क्राइब्ड होगा, और वो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है, ना कि एक्चुअल कॉस्ट पे लगता है। क्योंकि जहाँ तक कि पावर जनरेशन कंपनीज का सवाल है, तो पावर जनरेशन कंपनीज का जहाँ पे प्रश्न उठता है, तो जो डेप्रिसिएशन है वो लगता है एक्चुअल कॉस्ट पे। तो मैंने आपको ये बताया कि जो ब्लॉक ऑफ एसेट्स है उस पर जब डेप्रिसिएशन लगता है तो उसके रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है और प्रेस्क्राइब परसेंटेज लगता है, जबकि जो कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या पावर जनरेट कर रही है उसके लिए जो डेप्रिसिएशन लगता है वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट पे लगता है, बशर्ते ये प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको देखते हैं। पहला एक्सेप्शन है प्रोवाइडेड के अंतर्गत आता है, उसके बाद दूसरा एक और एक्सेप्शन है, फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो में तीसरा एक्सेप्शन है, चौथा प्रोवाइजो है, उसका पांचवा प्रोवाइजो है, छठा प्रोवाइजो है, 6 प्रोवाइजो है यहाँ, यानी 6 तरह के यहाँ पे एक्सेप्शंस दिए गए हैं, और उसके बाद 3 या 5 तरह के एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, और उसके बाद अगला सब सेक्शन आता है डेप्रिसिएशन के सेक्शन का, और उसमें भी आप देखेंगे तो 2 प्रोवाइजोज हैं, और उसके बाद थर्ड सब सेक्शन आएगा, और थर्ड सब सेक्शन के बाद यानी 1-3 इसको कहते हैं, 1-1, 1-2, 1-3, और उसके बाद सब सेक्शन 2 आएगा। तो और सब सेक्शन 2 के बाद रादर ये एक्सप्लेनेशन का क्लॉज है, उसके बाद सब सेक्शन 2 आएगा, और सब सेक्शन 2 के बाद ये देयर आर 2 सब सेक्शंस इन दिस प्रोविजन, लेकिन सब सेक्शन में क्लॉज हैं और इसलिए वो क्लॉजेस को समझना ज़रूरी है। 1-1, 1-2, 1-3 और बहुत सारे प्रोवाइजोज हैं, तो एक एक करके हम लोग इन प्रोवाइजोज को समझने की अभी कोशिश करते हैं। तो पहला प्रोवाइजो ये कहता है कि पहले तो उन्होंने कह दिया साहब इस तरह से डेप्रिसिएशन लगेगा, जो प्रेस्क्राइब परसेंटेज होगी उस पर लगेगा। अब बशर्ते ये कि कोई भी डिडक्शन नहीं दिया जाएगा अगर कोई मोटर कार है जो कि इंडिया से बाहर मैन्युफैक्चर हुई, एनी मोटर कार विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो जो मोटर कार है वो एसएससी ने 28 फरवरी 1975 के बाद अक्वायर की थी, लेकिन 1 अप्रैल 2001 के पहले अक्वायर की। यानी कि अगर कोई एसएससी इंडिया से बाहर से कोई कार अक्वायर करता है और 1975 की उस तारीख से लेके 2001 की इस तारीख के बीच में उसने उस कार को अक्वायर किया है, तो उस पर ये डिडक्शन डेप्रिसिएशन का नहीं मिलेगा जब तक कि ऐसा ना हो, अनलेस कि इट इज़ यूज्ड इन ए बिजनेस ऑफ रनिंग इट ऑन हायर फॉर टूरिस्ट। अगर टूरिस्ट के लिए हायर के लिए वो कार यूज हो रही है तो उस पर हम डेप्रिसिएशन दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट टूरिज्म को इनकरेज करना चाहती है। और या फिर इसका इस्तेमाल हो रहा है इंडिया से बाहर अपने बिजनेस से प्रोफेशन में दूसरे देश में, यानी एसएससी के का बिजनेस जो है दूसरे देश में भी है और वहाँ पे वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर वो इस्तेमाल करता है इंडिया से बाहर जहाँ उसका बिजनेस है प्रोफेशन है तो भी डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो इन दोनों कंडीशंस में जो 1 और 2 है डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन वैसे अगर कार 75 और 2001 के बीच में खरीदी गई थी आउटसाइड इंडिया से तो वो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यानी 2001 अप्रैल 1 के बाद अगर ये कार इंडिया से बाहर से खरीदी गई है
तब इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, भले ही वो कार जो है इंडिया में किसी बिजनेस में यूज़ की जा रही हो, क्योंकि उसको इंडिया में यूज़ किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर यूज़ ही नहीं की जा रही बिजनेस प्रोफेशन के लिए, तब तो वैसे भी डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है, यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अच्छा, दूसरा इसमें प्रोवाइजो में इसका जो बी पार्ट है, कोई अगर मशीनरी या प्लांट है, अगर उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको रिडक्शन के रूप में दे दी गई है, if the actual cost thereof is allowed as a deduction in one or more years under an agreement entered into by the central government under section 42. सेक्शन 42 के तहत अगर केंद्र सरकार को एग्रीमेंट में एंटर करती है और उस एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया है कि आपका जो पूरा का पूरा एक्चुअल कॉस्ट है वो हम 1 या ज़्यादा सालों में दे देंगे आपको, तो इस तरह का जहाँ भी सेक्शन 42 के संदर्भ में अगर एग्रीमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट में एंटर कर रही है, तो ऐसे केस में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है, वहाँ पे पूरा एक्चुअल कॉस्ट उसको मिल रहा है, तो इसलिए ये डेप्रिसिएशन देना जो है डबल एक तरह से हो जाएगा, तो इसलिए वो अलाउ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 42 में किस तरह का एग्रीमेंट होता है इस पर अभी आते हैं, और उसको या फिर अभी देख ही लेते हैं कि सेक्शन 42 में क्या कहा गया है। Now, section 42 relates to a special provision for deduction in the case of business for prospecting for mineral oil. मिनरल ऑयल जो है वो ऐसा ऑयल है जो कि जमीन के नीचे से जो खनिज तेल पाया जाता है। हाँ, मेरी कैन आई बी हर्ड? तो सेक्शन 42 बात करता है मिनरल ऑयल की। मिनरल ऑयल वो ऑयल है जो कि खनिज का मतलब खान में पाया जाने वाला, यानी जमीन के नीचे पाया जाने वाला जो ऑयल होता है, और उसकी प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब होता है उसको ढूंढना, जमीन के नीचे कहाँ पे ये ऑयल है, कई तरीकों से उसको ढूंढा जाता है। और चूंकि केंद्र सरकार चाहती है कि मिनरल ऑयल की खोज हो और उसको एनकरेज करना चाहती है, क्योंकि हमारे एनर्जी के नीड्स को फुलफिल करता है, तो इसके लिए एक खास प्रावधान, एक स्पेशल प्रावधान बनाया गया है जो कि डिडक्शन देता है इन केस ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉस्पेक्टिंग फॉर मिनरल ऑयल, प्रॉस्पेक्टिंग एक्सेट्रा। अब देखते हैं कि ये प्रावधान क्या कहता है। जब भी कोई संदर्भित प्रावधान आ जाता है तो उसको उसी वक्त जो है पढ़ के और समझ के फिर आगे चलना बेहतर होता है। तो लेट अस सी कि सेक्शन 42 में क्या कहा गया। सेक्शन 42 को पढ़ने के बाद फिर से हम सेक्शन 32 पे आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद जब सेक्शन 32 खत्म हो जाएगा तो एक समअप करेंगे। समअप करेंगे तो समिंग अप में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और सेक्शन 32 चूंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम ख़त्म कर देने के जल्दी में ना होके इसको प्रॉपरली समझेंगे, इसके हर पहलू को समझेंगे, जिससे कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि जो हमारे नज़र में ना आई हो। तो सेक्शन 42(1) ये कहता है कि for the purpose of computing the profits or gains of any business consisting of prospecting for or extraction or production of the mineral oils, in relation to which the central government has entered into an agreement with any person for the association or participation of the central government or any person authorized by it in such business, which agreement has been laid on the table of each House of Parliament, there shall be made in lieu of or in addition to the allowances admissible under this Act, such allowances as are specified in the agreement in relation to these items. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हमको प्रॉफिट एंड गेन किसी ऐसे बिजनेस का कंप्यूट करना है जिसमें जो बिजनेस हो रहा है वो प्रॉस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन का हो रहा है मिनरल ऑयल के। प्रॉस्पेक्ट करना मतलब ढूंढना, एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना, और प्रोडक्शन करना मतलब निकाल के उसको ठीक ठाक साफ सूफ करके और उसको बेचने लायक कंडीशन में ले आना।
जहाँ पर भी ऐसा बिजनेस है जिसमें मिनरल ऑयल का प्रोस्पेक्टिंग हो रही है या एक्सट्रैक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, और उस बिजनेस के रिलेशन में केंद्र सरकार ने एक एग्रीमेंट की हुई है किसी पर्सन के साथ कि केंद्र सरकार भी उसमें एसोसिएट होगी और पार्टिसिपेट करेगी, तो केंद्र सरकार के मदद के बिना इतना बड़ा काम कर लेना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें प्रोस्पेक्टिंग भी, मिनरल ऑयल खोज करना, फिर निकालना, फिर उसको प्रोड्यूस करना, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड एंड गवर्नमेंट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के इतना बड़ा बिजनेस को एस्टेब्लिश करके आगे ले जाना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इसलिए केंद्र सरकार एक एग्रीमेंट करती है। केंद्र सरकार ने एग्रीमेंट किया कि हम एसोसिएट करेंगे और हम पार्टिसिपेट करेंगे, या कोई हमारे द्वारा ऑथराइज पर्सन होगा वो पार्टिसिपेट करेगा या एसोसिएट करेगा, और एनी पर्सन ऑथराइज बाय इट, ऐसे बिजनेस में। और जिस एग्रीमेंट को हाउस ऑफ पार्लियामेंट के टेबल पे ले किया गया, तो ऐसे केस में जब हम कंप्यूटेशन हमको करना होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स का, तो जो भी अलाउंसेस हमको वैसे एक्ट के तहत हमको मिलते हैं उसके एडिशन में कुछ और अलाउंसेस भी उसको मिलेंगे। तो एडिशनल अलाउंसेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं एनकरेज करने के लिए। देयर शैल बी मेड इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू। इन ल्यू ऑफ यानी उनके जो अलाउंसेस मिल रहे हैं उनकी जगह पे या फिर उसके एडिशन में, इस तरह से अलाउंसेस मिलेंगे जो कि एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होंगे, जो एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने की हुई है उस पर्सन के साथ। और ये जो अलाउंसेस होंगे ये किस बारे में होंगे, तो इसके बारे में 3 चीज़ें लिखी, A, B and C. In relation to the expenditure by way of infructuous or abortive exploration expenses, in respect of any area surrendered prior to the beginning of the commercial production by the SSC. SSC ने कोई खर्चे किए थे लेकिन वो बेकार निकले, इनफ्रक्चुअस यानी उसका कोई फल नहीं निकला, वो बिना फल के रहे खर्चे, यानी तेल मिला ही नहीं, या अबॉर्टिव हुए यानी कि बीच रास्ते में ही काम रोक दिया गया, क्योंकि जब कुछ मिलना नहीं है तो वहाँ पे फर्दर खुदाई वुदाई करके और धूम धाम मचाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो इन्फ्रक्शस और अबॉर्टिव जो एक्सप्लोरेशन के जो खर्चे हैं, एक्सप्लोर करने वाले जो खर्चे हैं, उसके रिलेशन में अलाउंसेस दिए जा रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एरिया, ऐसा एरिया जो कि सरेंडर कर दिया गया प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन बाय द एसएससी। एसएससी ने जब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया था उसके पहले ही उसको सरेंडर कर दिया गया, और इसलिए एरिया सरेंडर कर दिया गया, खर्चे बेकार हो गए, तो इस संबंध में कुछ अलाउंसेस देना उसको ज़रूरी है। और ये अलाउंसेस कौन से होंगे, जो कि एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होंगे। और दूसरे तरह के जो अलाउंसेस हैं वो किस तरह के अलाउंसेस हैं? आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन टू एक्सपेंडिचर incurred by the SSC, in relation to the expenditure incurred by the SSC, whether before or after such commercial production, in respect of the drilling or exploration activities or services, or in respect of the physical assets used in that connection, except assets on which allowances for depreciation is admissible under section 32. Provided that in relation to any agreement entered into after 31st day of March 1981, this clause shall have effect subject to the modification that the words and figures except assets on which allowances for depreciation is admissible had been omitted. तो यहाँ एक कहा जा रहा है कि ये वो सिचुएशन है जहाँ पे जो भी खर्चे एक्सप्लोरेशन में किए गए वो फलित हुए और कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो कमर्शियल प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको खुदाई करनी होगी, ड्रिलिंग करनी होगी, और कमर्शियल प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए हम और भी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं या और भी सर्विसेज हो सकती हैं जो देनी होती है, या उन फिजिकल एसेट्स के रिस्पेक्ट में जो भी सर्विसेज देनी होती हैं, या उन फिजिकल एसेट्स के रिस्पेक्ट में जो भी खर्चे होते हैं।
जिनका इस्तेमाल किया गया उस कनेक्शन में, यानी ड्रिलिंग के कनेक्शन, फिजिकल एसेट्स बनाए गए, माली बिल्डिंग बनाई गई और भी चीज़ें बनाई गई। ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन की तरफ लेके जा रही हैं, तो ऐसे जो भी खर्चे हैं, जो ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ या सर्विसेज के खर्चे हैं, या जो फिजिकल एसेट्स को बनाने के खर्चे हैं, जिन फिजिकल एसेट्स को यूज़ किया जा रहा है या यूज़ किया गया है उस कनेक्शन में, यानी किस कनेक्शन में, ड्रिलिंग या एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ के कनेक्शन में, सिवाय वो एसेट्स जिस पे डेप्रिसिएशन एडमिसिबल हो सेक्शन 32 में। तो सेक्शन 32 में यह था कि 31 मार्च 1981 तक ये व्यवस्था थी कि जो जिन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन मिलता था उस पर एडिशनल अलाउंस नहीं मिलता। लेकिन 31 मार्च 1981 के बाद, यानी 1 अप्रैल 1981 से, ये जो अलाउंसेज हैं जो एग्रीमेंट में मेंशन्ड है इस विषय में, जो कि ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन के संबंध में किए जा रहे हैं या इससे रिलेटेड सर्विसेज के लिए किए जा रहे हैं, या फिजिकल एसेट्स को मौजूदगी अस्तित्व में लाने के लिए किए जा रहे हैं, तो ये सारे जो खर्चे हैं, अगर भले इन पर डेप्रिसिएशन मिल भी रहा हो या एलिजिबल हो, तो भी उसके अलावा कुछ और अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसा कि एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होगा। एग्रीमेंट में ये भी स्पेसिफाइड होगा कि डेप्रिसिएशन अलग मिलेगा प्लस ये अलाउंसेस और सी है इन रिलेशन टू द, यहाँ पर इन रिलेशन टू जो अलाउंसेस हैं जो ऐसे रिलेशन में हैं टू द डिप्लीशन ऑफ द मिनरल ऑयल इन द माइनिंग एरिया। माइनिंग एरिया में अगर मिनरल ऑयल डिप्लीट हो जा रहा है या उसकी मात्रा खत्म हो जा रही है in respect of the assessment year relevant to the previous year in which commercial production is begun, जब कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया तो उसके बाद मिनरल ऑयल डिप्लीट होगा क्योंकि हम निकाल ले रहे हैं, और उस डिप्लीशन के संदर्भ में कुछ अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, एंड फॉर सच सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, और उसके बाद के हर सालों के लिए भी ये अलाउंसेस मिलेंगे, सक्सीडिंग ईयर्स के लिए भी मिलेंगे, जो कि एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड है। तो ये जो खर्चे हैं, ये जो अलाउंसेस हैं, ये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मिनरल ऑयल डिप्लीट हो रहा है। जो भी मिनरल ऑयल निकाल रहा है वो कह रहा है कि ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे कुछ ऐसे खर्चे तो दीजिए कम से कम, जिससे कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान बाद में ना हो, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो अलाउंसेस के रूप में मुझे कुछ एडिशनल अलाउंसेस की ज़रूरत है मुझे एनकरेज करने के लिए, तो इसलिए उसको ये दिया जा रहा है। And such allowances shall be computed and made in the manner specified in the agreement. और उन अलाउंसेस का जो कंप्यूटेशन है वो एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होगा। And the other provisions of this act being deemed for this purpose to have been modified to the extent necessary to give effect to the terms of the agreement. यानी जहां पर ये एग्रीमेंट जो है उसके टर्म्स को इफेक्ट देने में अगर एक्ट रास्ते में आ जाता है तो एक्ट के प्रावधान उसके सबॉर्डिनेट होंगे और जो एग्रीमेंट के टर्म्स हैं वो सुपीरियर माने जाएंगे। और एग्रीमेंट के टर्म्स को इफेक्ट देने के लिए एक्ट को भी मॉडिफाइड मान लिया जा रहा है। यहाँ पे डीम्ड टू हैव बीन मॉडिफाइड, यानी ये माना जा रहा है कि एक्ट उस पर्पस के लिए कि एग्रीमेंट के टर्म्स को हम जस्टिफाई कर दें या एग्रीमेंट के टर्म्स पर हम उसको इफेक्ट दे दें, तो इसके लिए ये माना जा रहा है कि जो भी एग्रीमेंट के जो एक्ट है, अगर एक्ट उसके व्यवधान बनता है, तो एक्ट अगर व्यवधान बनता है तो एग्रीमेंट के जो टर्म्स हैं वो प्रिवेल करेंगे। And such allowances shall be computed and made in the manner specified in the agreement. The other provisions of this act being deemed for this purpose to have been modified to the extent necessary to give effect to the terms of the agreement. अब आगे आते हैं। सेक्शन 42(2) में कहा जा रहा है कि जहां पर जो एसएससी का बिजनेस है, it consists of prospecting for or extraction or production of petroleum and natural gas. मिनरल ऑयल्स में को स्पेसिफाई किया गया यहाँ पे कि अगर एसएससी पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का वो प्रोस्पेक्ट करने का, एक्सट्रैक्ट करने का, प्रोडक्शन करने का बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाता है होली और पार्टली, और एनी इंटरेस्ट इन सच बिजनेस इज ट्रांसफर्ड in accordance with the agreement referred to in subsection 1,
subject to the provisions of the said agreement, and where the proceeds of the transfer, so far as they consist of the capital sums, are A or B, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जहाँ पर एसएससी जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को प्रॉस्पेक्ट, एक्सट्रैक्ट या प्रोडक्शन करने का काम कर रहा है और वो बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है या पार्टली उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है उस बिजनेस में, और ये जो ट्रांसफर है ये एग्रीमेंट के टर्म्स के अनुसार है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आपको ट्रांसफर करना होगा अपना जो भी राइट है बिजनेस में, तो ट्रांसफर जो है आप कर सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट के टर्म्स के अनुसार वो चीज़ होनी चाहिए। और जहां पर जो ट्रांसफर के प्रोसीड्स हैं दे आर लेस देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एंड वेयर द प्रोसीड्स ऑफ द ट्रांसफर सो फार एज दे कंसिस्ट ऑफ द कैपिटल सम्स, यानी जहाँ पे जो कैपिटल राशियां हैं, यानी जो प्रोसीड्स जो है वो रेवेन्यू नेचर के नहीं, और यहाँ पे कैपिटल नेचर का जो प्रोसीड्स हैं, बिकॉज बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है पूरा या पार्टली, अगर वो प्रोसीड्स आर लेस देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अनअलाउड, अगर ट्रांसफर के प्रोसीड्स कम है और जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया गया था जो कि अलाउ नहीं हुआ था वो ज़्यादा है, तो एंड लेस देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अनअलाउड, जो कि कुछ एक्सपेंडिचर बिजनेस में किया गया अभी वो अलाउ नहीं हुआ है और एक्सपेंडिचर बचा हुआ है, और जो प्रोसीड्स हैं ट्रांसफर से वो उतने नहीं है जितना कि एक्सपेंडिचर बचा हुआ है, यानी कि प्रोसीड्स कम है और एक्सपेंडिचर, तो क्या होगा, तो अ डिडक्शन इक्वल टू सच एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड, जितना भी एक्सपेंडिचर अभी अलाउ नहीं हुआ था उसका डिडक्शन दिया जाएगा, और जब देना है तो एज रिड्यूस्ड बाय द प्रोसीड्स ऑफ द ट्रांसफर, एक्सपेंडिचर माइनस ट्रांसफर, यानी जो भी एक्सपेंडिचर है जो कि अभी अलाउ नहीं हुआ, एज रिड्यूस्ड बाय द प्रोसीड्स ऑफ द ट्रांसफर, उसमें से हम ट्रांसफर के प्रोसीड्स को माइनस कर देंगे, और जो बचे हुए एक्सपेंडिचर होगा जो रिमेनिंग अनअलाउड होगा उसको अलाउ करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच बिजनेस और इंटरेस्ट एज द केस में बी इज ट्रांसफर। जिस साल में वो ट्रांसफर होता है उस साल में वो अलाउ कर दिया जाएगा, ये राशि अलाउ कर दी जाएगी जो रिमेनिंग अनअलाउड है, यानी जो भी वो खर्चा कर रहा है एसएससी वो पूरा अलाउ होना चाहिए। अगर उसने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया और उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं मिला, उस हद तक का फ़ायदा नहीं मिला जिस हद तक का एक्सपेंडिचर उसने कर रखा था, जो बचा हुआ राशि है वो उसको उसी साल में मिल जाएगी एज एन एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, जो अभी तक नहीं मिला था तो एक साथ वो अलाउ हो जाएगा। क्योंकि आगे कैरी फॉरवर्ड करने का उसका प्रश्न नहीं है। अब आता है 2B। So we have to understand this thing very clearly कि जो 42.2 में कही जा रही है वो ये है कि एसएससी जो है अपने बिजनेस को बेच रहा है, एसएससी अपने बिजनेस का एक पार्ट बेच रहा है या पूरा बेच रहा है, और उसके पास कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर उसने कर रखा है जो अभी तक अलाउ नहीं हुआ था या अभी बच गया अलाउ होने से, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास प्रॉफिट्स ना हो जिससे वो एक्सपेंडिचर अलाउ किया जाए। तो उस केस में अगर ये जो एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड है ये राशि अगर ये इस राशि से जो राशि मिल रही है उसको बिजनेस को बेच के वो अगर कम होती है तो जो बची हुई राशि है वो उसको उसी प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगी। और उसके बाद 2B में कहा जा रहा है कि इफ द प्रोसीड्स ऑफ द ट्रांसफर एक्सीड द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अनअलाउड, यानी कि अगर ट्रांसफर के प्रोसीड ज़्यादा हैं और जो एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड है वो कम है, ट्रांसफर के प्रोसीड ज़्यादा मिल रहे हैं, तो so much of the excess as does not exceed the difference between the expenditure incurred in connection with the business or to obtain the interest therein and the amount of such expenditure remaining unallowed
shall be chargeable to income tax as profits and gains of the business in the previous year in which the business or interest therein, whether wholly or partly, had been transferred. अगर मान लीजिए जो बिजनेस को बेचने से जो प्रोसीड्स आ रहे हैं वो उस एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हैं जो अभी अलाउड नहीं हुआ था, तो हमें ये निकालना होगा कि ये एक्सेस कितना है, कितना ज़्यादा है। तो जब हम उस एक्सेस को निकालेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि उतने उस एक्सेस में से सो मच ऑफ द एक्सेस एज डज नॉट एक्सीड द डिफरेंस, तो हम डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस या एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस, इसी तरह के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ऑब्टेन करना है या कुछ खरीदना है, स्टेक, उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, एंड द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड, यानी जितना राशि अभी अलाउड नहीं हुई थी और जितनी राशि का उसने इनकर कर लिया है एक्सपेंडिचर बिजनेस के कनेक्शन में, उसके बीच में जो डिफरेंस है, यानी एक राशि थी जो कि रिमेनिंग अनअलाउड थी, अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड, और एक एक्सपेंडिचर उसने जो है बिजनेस के कनेक्शन में इनकर कर लिया था, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उससे अगर वो ज़्यादा नहीं है, वो जो एक्सेस राशि है जो बिजनेस को बेच के प्राप्त हुई थी एक्सपेंडिचर अलाउड के ऊपर, तो उस हद तक की राशि जो इस डिफरेंस से ज़्यादा नहीं है वो राशि चार्जेबल हो जाएगी। इट शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर, जिसमें कि वो बिजनेस या इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ था। तो एक तरह से कहने की बात ये हो कि बिजनेस जब भी ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि अभी अलाउ नहीं हो पाए। अब बिजनेस को बेच के जो राशि मिल रही है वो उससे भी ज़्यादा है। मान लीजिए कि अभी जो राशि थी बची थी जो अलाउ नहीं हुई थी वो 100 रुपये थी, बिजनेस बेच के एसएससी को 150 रुपये मिल गए। अब ये जो 150 है इसमें से जो एक्सेस है वो 50 रुपये है, क्योंकि 100 के ऊपर 50 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। अब हमको ये निकालना है कि ये जो एक्सेस है ये हमको इस एक्सेस को टैक्स करना है, लेकिन इस एक्सेस को उस हद तक टैक्स किया जाएगा केवल कि जो उस डिफरेंस को एक्सीड ना करे, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड था और जो अमाउंट और जो भी खर्चा किया गया, जो एक्सपेंडिचर इनकर कर लिया गया इन कनेक्शन विद द बिजनेस, कुछ खर्चा कर लिया गया, कुछ खर्चा उसमें से अलाउ हो गया, ठीक है। जो खर्चा अनअलाउ हुआ यानी कि जो नहीं अलाउ हुआ वो माइनस कर दे रहे हैं उसमें से। कहने का मतलब ये बच गया क्या, जो खर्चा हमने अलाउ कर दिया है। तो जो खर्चा हमने अलाउ कर दिया है उस हद तक का जो एक्सेस है, उस हद तक का एक्सेस जो है हम टैक्स चार्जेबल कर देंगे इनकम टैक्स के लिए उस प्रीवियस ईयर में जिसमें वो बिजनेस बेचा जा रहा है, और जो खर्चा अभी अलाउ नहीं हुआ है वो उसको अलाउ कर दिया जाएगा जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। Provided that in a case where the provisions of this clause do not apply, the deduction to be allowed for expenditure incurred remaining unallowed shall be arrived at by subtracting the proceeds of the transfer from the expenditure remaining unallowed. और जहां पे इस क्लॉज के प्रावधान नहीं लगेंगे, इस क्लॉज के प्रावधान नहीं लगेंगे मीन्स क्लॉज बी के प्रावधान नहीं लगेंगे। तो क्लॉज बी के प्रावधान कहाँ नहीं लग रहे हैं, जहां पर ए है, यानी कि जहां पर जो प्रोसीड मिल रहे हैं वो एक्सपेंडिचर से कम है। तो ऐसे केस में जहां पर इस क्लॉज के प्रावधान अप्लाई नहीं करते, यानी 2B क्लॉज के प्रावधान अप्लाई नहीं करते, यानी कि 2A के प्रावधान जहां पे अप्लाई करते हैं, तो जो भी डिडक्शन अलाउ किया जाएगा एक्सपेंडिचर इनकर्ड के लिए जो रिमेनिंग अनअलाउड है, उसको निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा प्रोसीड्स ऑफ ट्रांसफर में से एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड को।
यानी प्रोसीड्स ऑफ ट्रांसफर माइनस एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अलाउड, जो माइनस करेंगे तो जो राशि बचेगी वो डिडक्शन के रूप में अलाउ होगी। जैसा कि 2A में लिखा है कि अगर जो प्रोसीड्स ऑफ ट्रांसफर है वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अलाउड से कम है तो हमको उसको माइनस करना पड़ेगा। जो भी एक्सपेंडिचर रिमेनिंग अनअलाउड है उसमें से हम रिड्यूस करेंगे प्रोसीड्स ऑफ द ट्रांसफर, और जो बची हुई राशि है वो अलाउ कर दी जाएगी। और यही बात यहाँ प्रोवाइजो में भी दी गई। और एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि where the business or interest in such business is transferred in the previous year in which such business carried on by the assessor is no longer in existence. एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जब भी कोई बिजनेस या इंटरेस्ट ऐसे बिजनेस में ट्रांसफर किया जाता है, एक ऐसे प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया जाता है जिसमें वो बिजनेस कैरिड ऑन नहीं हो रहा है, जो एसएससी बिजनेस कर रहा था अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है उस साल में, और उस साल में ये बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इस साल इस क्लॉज के प्रावधान अप्लाई इस तरह से करेंगे जैसे कि वो बिजनेस उस साल में एग्जिस्टेंस में था। क्योंकि कई बार ये डाउट आ जाता है कि अगर बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं है तो हम अलाउंसेस कैसे दे सकते हैं। तो इसको और एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर बिजनेस भले ही एग्जिस्टेंस में नहीं है लेकिन इस क्लॉज के प्रावधान अप्लाई करेंगे जैसे कि बिजनेस में एग्जिस्टेंस, बिजनेस के एग्जिस्टेंस में वो हो। तो एक तरह से ये हो गया कि यहाँ का जो भी एक्सपेंडिचर है मिनरल ऑयल के एक्सट्रैक्शन, प्रॉस्पेक्टिंग इत्यादि का, वो एसएससी के किसी दूसरे बिजनेस में भी एडजस्ट हो जाएगा। जो उस बिजनेस को उसने छोड़ दिया तो दूसरे किसी बिजनेस में भी उसको उस लॉस को वो एडजस्ट कर सकता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर सी है कि जहां पर जो ट्रांसफर के प्रोसीड्स हैं दे आर नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अनअलाउड। दे आर नॉट लेस देन, यानी कि वो जब हम कहते हैं नॉट लेस देन यानी उसके बराबर भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि वो जो 2B में कवर हो रहे हैं, लेकिन 2B में केवल एक्सेस वाला कवर हो रहा है और बराबर वाला कवर नहीं होगा। यहाँ पर वो है कि अगर जो प्रोसीड्स हैं ट्रांसफर से, यानी बिजनेस अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है मिनरल ऑयल का और उससे जो भी प्रोसीड प्राप्त हो रहे हैं वो प्रोसीड्स जो हैं वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अनअलाउड से अगर ज़्यादा नहीं है, सॉरी कम नहीं है, यानी उसके बराबर है उससे ज़्यादा है, तो no deduction for such expenditure shall be allowed in respect of the previous year in which business or interest in such business is transferred or in respect of any subsequent year or years. तो कोई डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा ऐसे एक्सपेंडिचर के लिए ऐसे प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में जिसमें जो बिजनेस या इंटरेस्ट था ऐसे बिजनेस में वो ट्रांसफर कर दिया गया था या उसके बाद वाले सालों में वो डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। तो जो जब ये हम कहते हैं कि डिडक्शन कैसे मिलेगा तो 2B में वो डिडक्शन वहाँ मिल जाएगा, और लेकिन उसके बाद जो भी डिडक्शन यहाँ पर मिल रहा था उसके बाद वाले सालों में वो डिडक्शन अब नहीं मिल सकता। इनफैक्ट वो डिडक्शन ऐसे एक्सपेंडिचर का डिडक्शन जो कि अभी अनअलाउड रह गया था वो उस प्रीवियस ईयर में जिसमें बिजनेस या इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है या इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट ईयर और ईयर्स। क्यों नहीं मिल रहा यहाँ? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जो भी प्रोसीड्स आ रहे हैं बिजनेस से वो सारे के सारे जो प्रोसीड्स हैं वो उस एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अनअलाउड से कम नहीं है। यानी जो भी इसने एक्सपेंडिचर किया जो कि अभी अलाउड नहीं हुआ है उसके मुकाबले के उसको प्रोसीड्स मिल रहे हैं बिजनेस को बेच के। तो इसलिए अगर वो बिजनेस को बेचता है तो उसको डिस्करेज किया जा रहा है कि बिजनेस को ना बेचे, तो इसलिए उसको कहा जा रहा है कि ये डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट है इसके कि जो डिडक्शन 2B में लिखा हुआ है वो मिलेगा। तो इसको ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं ठीक से। जस्ट अ सेकेंड। So we have to understand this point very clearly
So we'll just go through this section 2B again. 2B में ये कह रहे हैं कि जब कोई बिजनेस ट्रांसफर किया जाता है मिनरल ऑयल के प्रोस्पेक्टिंग वगैरह का, तो जो प्रोसीड्स हैं ट्रांसफर की, अगर वो प्रोसीड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अनअलाउड से ज़्यादा है तो उनको टैक्स करने की बात यहाँ पे हो रही है कि जो भी एक्सेस प्रोसीड्स हैं वो किस तरह से टैक्स हों। तो 2B ये बात कर रहा है कि एक्सेस प्रोसीड्स किस प्रकार से टैक्स होंगे, और उसमें कहा जा रहा है कि जितना भी ज़्यादा मिल गया है उसको पैसा, उस जो कि ज़्यादा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अनअलाउड से, यानी जो पैसा उसको एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अनअलाउड के बराबर मिला वो तो एक्सपेंडिचर में एडजस्ट हो गया, उसके अलावा उसको कुछ एक्स्ट्रा भी मिला है, तो जो एक्स्ट्रा मिला है उसको टैक्स किया जाना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मिला है वो इस डिफरेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया बिजनेस के लिए या कोई इंटरेस्ट ऑब्टेन करने के लिए, और जो इंटरेस्ट अनअलाउड रह गया, यानी जो इंटरेस्ट जो एक्सपेंडिचर अलाउड हो गया था, यानी जो अलाउड है उससे ज़्यादा ये जो एक्सेस नहीं होना चाहिए जिसको हम टैक्स कर सकते हो, यानी उसी हद तक हम टैक्स करेंगे जिस हद तक वो उसके बराबर है जो अलाउड एक्सपेंडिचर है, यानी अलाउड एक्सपेंडिचर तक का जो एक्सेस है वो हम टैक्स कर लेंगे, वो प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस में आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि जो एक्सपेंडिचर के बराबर है वो उस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट वो एक्सेस एडजस्ट हो जाए, सीधी सी बात है, तो टैक्स नहीं आएगा। तो प्रावधान इस तरह से बनाया गया है कि एसएससी के ऊपर टैक्स इसमें नहीं आएगा। और 2C में जो बात की जा रही है कि अगर जो बिजनेस को बेच के जो भी प्रोसीड्स मिल रहे हैं वो प्रोसीड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अनअलाउड से कम नहीं है, यानी उसके बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो इस एक्सपेंडिचर का कोई डिडक्शन फिर नहीं मिलेगा उस प्रीवियस ईयर में जिसमें बिजनेस बेचा जाता है, क्योंकि उसके प्रोसीड्स मिल गए ना भाई, जितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिमेनिंग अनअलाउड था उसके अगेंस्ट बिजनेस बेच के उसको प्रोसीड मिल गया है, तो वो डिडक्शन नहीं लिया जाए। इस डिडक्शन की उसको आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि उसका वैसे ही टैक्स नहीं आ रहा है। Provided that where in a scheme of amalgamation or demerger, the amalgamating or the demerged company sells or otherwise transfers the business to the amalgamated or the resulting company. यदि कोई स्कीम ऑफ अमेलगमेशन थी या कोई स्कीम ऑफ डीमर्जर थी और ऐसी स्कीम के तहत जो अमेलगमेटिंग या जो डीमर्ज कंपनी जो डीमर्ज हो रही है वो बेच देती है या अदरवाइज ट्रांसफर कर देती है कोई भी बिजनेस को अमेलगमेटेड कंपनी को या रिजल्टिंग कंपनी को, जो रिजल्टिंग कंपनी एक इंडियन कंपनी है, तो इस सब सेक्शन के जो प्रावधान है shall not apply in the case of the amalgamating or the demerged company. इस सेक्शन के प्रावधान अमेलगमेटिंग कंपनी या डीमर्ज कंपनी पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो अमेलगमेटिंग या डीमर्ज कंपनी है उसके लिए प्रावधान फर्क होता है। ये स्पेसिफिक प्रावधान ऐसे केस का है जहाँ पे कोई अमेलगमेशन की वजह से वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, जो रियल ट्रांसफर हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अमेलगमेशन जब होता है दो कंपनियों का तो वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है, तो इसलिए वो वहाँ पर ऑलरेडी बेनिफिट निहित है। और यहाँ पर जो बात हो रही है जब कोई ट्रांसफ़र कर देता है अपने राइट्स को, अपने बिजनेस को, और उस केस में क्या एक्सपेंडिचर मिलता है उसकी बात हो रही है, तो इसलिए अमेलगमेशन के केस को यहाँ पर एक्सेप्शन किया हुआ है कि अमेलगमेशन के केस में अमेलगमेटिंग या डीमर्ज कंपनी पर इस सेक्शन के प्रावधान नहीं लगेंगे, and shall as far as may be applied to the amalgamated or the resulting company as they would have applied to the amalgamating or the demerged company if the latter had not transferred the business or interest in the business. और इस सेक्शन के प्रावधान जो हैं वो किस पर लगेंगे, वो अमेलगमेटेड कंपनी पे लगेंगे या रिजल्टिंग कंपनी पे लगेंगे, तो बाद वाली कंपनी पे उस पर लगेंगे, पहली वाली कंपनी तो खत्म हो और जो बेनिफिट्स हैं वो बाद वाली कंपनी को मिलेंगे, क्योंकि दोनों कंपनियों को बेनिफिट देने का कोई मतलब नहीं, पहली वाली कंपनी दूसरे में अमेलगमेट होगी। और इस प्रकार से ये प्रावधान लगेंगे जैसे कि वो जो अमेलगमेटिंग या डीमर्ज कंपनी थी उसने कोई ट्रांसफ़र ही ना किया हो या अपना कोई इंटरेस्ट ट्रांसफ़र ही ना किया हो उस बिजनेस में, तो कोई ट्रांसफ़र ना मानते हुए
ये जो इस सेक्शन की प्रावधान है वो अमेलगमेटेड या रिजल्टिंग कंपनी पे ना लगे, और ये प्रावधान अमेलगमेटिंग या डीमर्ज कंपनी पे ना लग के ये सेक्शन के प्रावधान अमेलगमेटेड यानी बाद वाली कंपनी पे या रिजल्टिंग कंपनी पे, जो बाद वाली है रिजल्टिंग कंपनी, जो अमेलगमेशन के परिणामतः जो 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 बनी है उस पे वो प्रावधान लगेंगे, और पहले वाली कंपनी पे इस सेक्शन के प्रावधान नहीं लगेंगे। इसमें ये डिसाइड किया जा रहा है कि जहाँ अमेलगमेशन या डीमर्जर होता है वहाँ पे पहले वाली कंपनी पे ना लग के प्रावधान दूसरी वाली कंपनी पे लगेंगे, जिससे जो डिडक्शंस मिलते हैं वो आगे जो कंपनी काम कर रही है उसे मिनरल ऑयल का, उससे वो डिडक्शन मिले। तो ये हो गया सेक्शन 42 फॉर अस। और मिनरल ऑयल का मतलब इस सेक्शन के लिए है ही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कहने का मतलब ये है कि ये सेक्शन बना है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंपनीज के बेनिफिट के लिए है, और ये काफ़ी इंकरेजमेंट बेनिफिट उनको देता है, जिससे वो प्रॉस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन वगैरह और प्रोडक्शन का काम आसानी से कर सकें, और काफ़ी हद तक उनको टैक्स से भी प्रावधान बरी कर रहा है। और उसके बाद we go back to section 32 to check out as to where we were। और हमने देखा था फर्स्ट प्रोवाइजो, जिसमें कुछ शर्त दी हुई है कि किस प्रकार से डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे था कि कोई भी ऐसा मशीनरी या प्लांट है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट अगर उसकी पूरी कॉस्ट ही अलाउ कर दी गई है डिडक्शन के रूप में, या तो एक साल में या कई सालों में, एक ऐसे एग्रीमेंट के तहत जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है किसी भी कंपनी के साथ सेक्शन 42 में, जिसको हमने अभी पढ़ा, तो एग्रीमेंट में अगर ये डिडक्शन अलाउ हो गया तो फिर जब एक्चुअल कॉस्ट ही अलाउ हो गई तो डेप्रिसिएशन देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आते हैं अगले प्रोवाइजो पे, और अगला प्रोवाइजो ये कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर व्हेन एन एसेट रेफर टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 और क्लॉज 2A, जो ऊपर हमारे क्लॉजेज हैं 1 और 2 या 2A, और द फर्स्ट प्रोवाइजो टू क्लॉज 2A या 2A क्लॉज का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है एज द केस में भी इज एक्वायर्ड बाय द एसएससी। जो भी एसेट ऊपर क्लॉज 1 या क्लॉज 2 में रेफर किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये क्लॉज 1 है और ये क्लॉज 2 है, और इसमें रेफर किया जा रहा है जो भी एसेट, या जो क्लॉज 2A में या फर्स्ट प्रोवाइजो में रेफर किया जा रहा है, अगर वो एसेट अक्वायर किया जाता है बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड इट इज पुट टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 180 डेज। अगर वो जो एसेट है वो 180 दिन से कम के लिए यूज हो रहा है उस प्रीवियस ईयर में एसएससी के बिजनेस या प्रोफेशन में, तो जो डिडक्शन इस सबसेक्शन में reduction under this subsection in respect of such asset shall be restricted to 50%। तो जो रिडक्शन है वो 50% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा द परसेंटेज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एन एसेट। प्रेस्क्राइब परसेंटेज पे कैलकुलेट करने के बाद उसका 50% ही दिया जाएगा अगर 180 दिन से कम वो इस्तेमाल हुआ बिजनेस में, जो भी ऐसा एसेट है जो 1, 2 या 2A क्लॉज में मेंशन किया जा रहा है। तो इसलिए ये क्लियर कर दिया गया यहाँ पे कि 180 से कम दिन अगर कोई एसेट यूज किया जाता है तो उसके ऊपर 50%, जो प्रावधानिक डेप्रिसिएशन का 50% ही मिलेगा। Provided also that where an asset referred to in clause 2A or the first proviso to clause 2A, as the case may be, is acquired by the SSC during the previous year and is put to use for the purpose of business for a period of less than 180 days in that previous year, and the reduction under this subsection in respect of such asset is restricted to 50% of the amount calculated as the percentage prescribed for an asset under clause 2A for that previous year. Then जो बाकी बचा हुआ 50% है, then the deduction for the balance 50% of the amount calculated the percentage prescribed for such asset under clause 2A shall be allowed under this subsection in the immediately succeeding previous year in respect of such asset। तो 50% का रिडक्शन उस साल में मिल जाएगा
और बाकी 50% डिडक्शन जो है डेप्रिसिएशन वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होकर मिलेगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वेयर एन एसेट बीइंग कमर्शियल व्हीकल, अगर वो एसेट कोई कमर्शियल व्हीकल है यानी वाणिज्यिक कोई व्हीकल है, कोई कोई गाड़ी है जिसको अक्वायर किया गया था 1 अप्रैल 1998 या उसके बाद में, लेकिन 1 अप्रैल 1999 से पहले अक्वायर किया गया था और जिसको यूज़ में लाया गया 1 अप्रैल 1999 से पहले ही, वो इस्तेमाल में भी आ गया था ऐसे बिजनेस से प्रोफेशन के लिए, जो डिडक्शन ऐसे एसेट के रिस्पेक्ट में मिलता है वो ऐसे परसेंटेज में मिलेगा जो कि प्रिस्क्राइब परसेंटेज होगा। तो इन सालों के लिए प्रिस्क्राइब परसेंटेज एक फिक्स किया गया होगा, तो उसके अनुसार वो डेप्रिसिएशन उन सालों के लिए मिलता था जो 1 साल का समय है, करीब 6 महीने का जो समय है। और उसके बाद जब जो शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, कमर्शियल व्हीकल का मतलब है हैवी गुड्स व्हीकल और हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल भी। कमर्शियल व्हीकल में सब चीज़ें आएंगी, मीडियम गुड्स व्हीकल, मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल, लेकिन उसमें मैक्सी कैब, मोटर कैब, ट्रैक्टर या रोड रोलर जो है वो शामिल नहीं होंगे कमर्शियल व्हीकल के डेफिनेशन। और जब हम कहते हैं कि, तो यहाँ वैसे भी 6 महीने का प्रावधान है, तो बहुत लंबा नहीं, तो उसको हम स्किप ही कर देते हैं। Provided also that in respect of the previous year relevant to assessment year commencing on first day of April 1991, reduction in relation to any block of assets under this clause shall in the case of company be restricted to 75%. इस पर्टिकुलर ईयर के लिए 75% को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, जो भी डेप्रिसिएशन था रिटन डाउन वैल्यू। उसके बाद provided also that the aggregate deduction in respect of depreciation of all these assets being tangible assets, tangible assets को कुल मिला के जो डिडक्शन मिल रहा है या जो intangible assets के संबंध में जो मिल रहा है, जो प्रेडेसेसर को अलाउबल था, allowable to the predecessor and the successor in case of succession, और जो डेप्रिसिएशन प्रेडेसेसर और सक्सेसर को मिल रहा था सक्सेशन के केस में, इस सक्सेशन का रेफरेंस सेक्शन 47 में भी आया हुआ है, सेक्शन 170 में भी है, या जो डेप्रिसिएशन अमलगमेटिंग या अमलगमेटेड कंपनी को मिल रहा है अमलगमेशन के केस में, या जो डेप्रिसिएशन डीमर्ज कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी को मिल रहा था, वो डेप्रिसिएशन शैल नॉट एक्सीड इन एनी प्रीवियस ईयर द डिडक्शन कैलकुलेटेड द प्रिस्क्राइब्ड रेट as if the succession or the amalgamation of the demerger the case may be had not taken place. कुल मिला के जो डेप्रिसिएशन लेना है दोनों कंपनियों को, चाहे अमलगमेटिंग कंपनी हो चाहे अमलगमेटेड कंपनी, डेप्रिसिएशन कुल मिला के उतना ही मिलेगा, चाहे भले ही साल में अमलगमेशन हो गया। और ये जो डिडक्शन है इसको अपोर्शन कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा दोनों में, या प्रेडेसेसर और सक्सेसर में, या अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड कंपनी में, या डीमर्ज कंपनी में और रिजल्टिंग कंपनी में, ये बांट दिया जाएगा उस रेशो में जो नंबर ऑफ डेज का रेशो है, कितने नंबर ऑफ डेज के लिए उन्होंने एसेट्स को इस्तेमाल किया था, यानी जितने भी दिन उन्होंने एसेट्स को इस्तेमाल किया है उस एसेट्स के रेशो में डेप्रिसिएशन को भी अपोर्शन कर दिया जाएगा, यानी बांट दिया जाएगा। जहाँ पर कोई सक्सेशन हो गया है या डीमर्जर हो गया या फिर अमलगमेशन हो गया। इसके बाद एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाते हैं, और एक्सप्लेनेशन की शुरुआत हम करते हैं एक्सप्लेनेशन 1 के साथ। और एक्सप्लेनेशन 1 में कहा गया कि वेयर द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी इज कैरिड ऑन इन अ बिल्डिंग नॉट ओन्ड बाय हिम बट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द एसएससी होल्ड्स अ लीज और अदर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। एसएससी अपना बिजनेस या प्रोफेशन एक ऐसी बिल्डिंग में चला रहा है जिसका ओनर वो खुद नहीं है, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में उसके पास एक लीज राइट है या कोई और ऑक्यूपेंसी का राइट है। और ऐसे केस में अगर ओनर ना होते हुए कोई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करता है एसएससी बिजनेस के पर्पज से या प्रोफेशन के पर्पज से, और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, जिसमें कोई ढांचा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है, डूइंग ऑफ एनी वर्क इन और इन रिलेशन टू एंड बाय वे ऑफ रेनोवेशन, वो ऐसा काम है जो कि रेनोवेशन का काम है, नवीनीकरण का काम है, या एक्सटेंशन या बढ़ाने का काम है, आगे और बढ़ाने का जो भी स्ट्रक्चर है उसको,
या बिल्डिंग में कोई इम्प्रूवमेंट लाने का जो के बारे में है, तब इस क्लॉज के प्रावधान करेंगे। जैसे कि वो जो स्ट्रक्चर है या वर्क है वो एक ऐसी बिल्डिंग हो जो कि एसएससी उसको ओन करता है, यानी भले ही उसके पास लीज राइट है, उसके पास ओनरशिप नहीं है, और उसके पास ओनरशिप राइट के अलावा कोई राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है वो ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। फिर सोचने वाली बात है कि अगर कोई ऐसा एसएससी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा जो लंबे टाइम तक उसको बेनिफिट देने वाला है, तो वाई शुड बी डिनाई हिम द डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि उसने अपने हाथ में ले लिया था कि नहीं ले लिया था, उसने अंडरटेक किया था कि नहीं किया था, जैसे करंट रिपेयर्स में हमने देखा था। ये देखना कोई ज़रूरी नहीं है। सीधा सीधे सी बात है, अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरह का है जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है स्ट्रक्चर का, या कोई रेनोवेशन या एक्सटेंशन कर रहा है, या कोई इंप्रूवमेंट कर रहा है बिल्डिंग, तो ऐसे केस में ये मान के चला जाएगा जैसे वो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर उसी का अपना था और वो उसका ओनर था, और मान के चला जाएगा यानी कि उस पर उसको डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। और एक्सप्लेनेशन 2 में कहा जा रहा है कि इस पर्पज से जो रिटन डाउन वैल्यू शब्द आए थे ब्लॉक ऑफ एसेट्स के, उनका वही मीनिंग होगा जो 43(6)(c) में डिफाइन किया गया। तो 43(6)(c) से हमने रिटन डाउन वैल्यू शब्द को के अर्थ को ग्रहण किया है, जिसको अभी हम एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद एक बार देखेंगे। और एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि एसेट शब्द का मतलब है या तो वो टेंजिबल एसेट होने चाहिए और या फिर वो इनटेंजिबल एसेट भी हो सकता है। और टेंजिबल एसेट वो हैं जो कि आप जिनको अपने सेंसेस के द्वारा, अपनी जो जो सेंसेस हैं, आपकी इंद्रियां हैं, उससे आप महसूस कर सकते हैं। और एसेट्स टेंजिबल वो होते हैं जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। या इनटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेज या फ्रेंचाइजेस के रूप में है, या कोई भी और बिजनेस या कमर्शियल राइट जो इसी नेचर का हो, वो भी इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। तो एसेट्स की डेफिनेशन का मतलब कि एसेट्स में या तो टेंजिबल एसेट्स आएंगे या फिर इंटेंजिबल एसेट्स आएंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन है। बीइंग का मतलब है इंक्लूसिव डेफिनेशन, नहीं यही है इंटेंजिबल एसेट और इसके अलावा नहीं। लेकिन थोड़ा डेफिनेशन को बढ़ा भी गया, ये कह के एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स विच आर ऑफ अ सिमिलर नेचर। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 आता है। एक्सप्लेनेशन 4 में कहा जा रहा है कि सबसेक्शन के पर्पज से जो एक्सप्रेशन नो हाउ इस्तेमाल किया गया है, नो हाउ शब्द को डिफाइन किया जा रहा है। नो हाउ का मतलब है कोई भी इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन या टेक्निक, कोई भी औद्योगिक तकनीक, कोई भी औद्योगिक सूचना, और लाइकली टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, जो कि इससे ये लाइकली है, संभावना है कि वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग में असिस्ट करेगा, या ऐसा नो हाउ जो कि किसी माइन, ऑयल वेल या किसी दूसरे मिनरल डिपॉजिट के सोर्स को वर्क करने के, उसको काम में लाने के लिए कामगर होगी, और इंक्लूडिंग सर्चिंग फॉर डिस्कवरी और टेस्टिंग ऑफ द डिपॉजिट्स, जिसमें डिपॉजिट्स के लिए ढूंढने का जो कार्य है, और सर्चिंग फॉर डिस्कवरी या टेस्टिंग के लिए, और डिस्क ढूंढ पाने के लिए उसको ढूंढना, और फॉर विनिंग इन एक्सेस, और जिससे हम वहाँ पे जीत सकें, कि वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। विनिंग एंड एक्सेस मतलब बिडिंग होती है, तो बिडिंग के लिए हम जस्ट डिपॉजिट्स को टेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर कोई ऑयल वेल की बात हो रही है तो टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि पता लग जाए कि किस टाइप के डिपॉजिट यहाँ पे है, तो उस हिसाब से हम बिडिंग में कोट कर सकते हैं अपना प्राइस। तो ऐसा कोई भी नो हाउ जो कि कोई भी औद्योगिक सूचना हो सकती है, तकनीक हो सकती है, जो मदद करेगी कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर या प्रोसेस करने में, या कोई माइन, ऑयल वेल या दूसरे रिसोर्स को वर्क करने में। और एक्सप्लेनेशन 5 में कहा जा रहा है कि डाउट्स को रिमूव करते हुए ये डिक्लेयर किया जाता है कि इस सेक्शन के प्रावधान जो हैं वो अप्लाई करेंगे भले ही वेदर और नॉट एसएससी हैज क्लेम्ड डिडक्शन, एसएससी ने भले ही डिडक्शन क्लेम किया है डेप्रिसिएशन का अपने टोटल इनकम को कंप्यूट करने में, या एसएससी ने नहीं भी क्लेम किया, तो भी इस सेक्शन के प्रावधान
अपने आप ही लागू हो जाएंगी, उसके लिए क्लेम करना कोई आवश्यक नहीं है। और उसके बाद आते हैं 2A पे। 2A सेक्शन का वर्णन पहले भी आ चुका है। तो इन केस ऑफ एनी मशीनरी और प्लांट, अगर कोई मशीनरी या प्लांट है क्योंकि शिप या एयरक्राफ्ट नहीं है, जिसको अक्वायर किया गया था और इंस्टॉल भी कर दिया गया 31 मार्च 2005 के बाद एक एसएससी के द्वारा, जो एसएससी एंगेज है बिजनेस में मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के आर्टिकल या थिंग के, या वो ऐसे बिजनेस में है कोई आर्टिकल या थिंग वो प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, या वो जनरेशन ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में है, तो ऐसे केस में अगर वो कोई नई मशीनरी या नया प्लांट एक्वायर या इंस्टॉल करता है 31 मार्च 2005 के बाद, तो उसको एक फर्दर सम मिलेगा डेप्रिसिएशन का, विच विल बी इक्वल टू 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच मशीनरी। ऐसी मशीनरी का जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका 20% उसको एक फर्दर सम के रूप में मिलेगा अंडर क्लॉज 2। उसके बाद बशर्ते ये कि जहाँ पर एसएससी एक अंडरटेकिंग सेटअप करता है या एंटरप्राइज सेटअप करता है कोई भी आर्टिकल या थिंग को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने के लिए, और वो जो अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज है वो उसको वो 1 अप्रैल 2015 के बाद सेटअप करता है या उस तारीख को सेटअप करता है किसी भी बैकवर्ड एरिया, यानी ये जो 1 अप्रैल 2015 की बात हो रही है, पहले 2005 की बात हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे 2015 के बाद से प्रावधान आ रहा है कि ये अंडरटेकिंग एंटरप्राइज अगर बैकवर्ड एरिया में स्टैब्लिश कर रहा है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई कर दिया गया था इस बिहाफ में, आंध्र प्रदेश स्टेट में या फिर बिहार में या फिर तेलंगाना जो नए स्टेट्स हैं, या फिर वेस्ट बंगाल में जहाँ पे इन सभी स्टेट्स में बैकवर्ड एरियाज हैं बहुत सारे, और वहाँ पे जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन का उसने अंडरटेकिंग एंटरप्राइज अगर इस्टेब्लिश कर दिया, और ऐसे कंडीशन में अगर वो अक्वायर करता है या इंस्टॉल करता है कोई भी नई मशीनरी या कोई नया प्लांट अदर दैन शिप या एयरक्राफ्ट, और वो इसलिए उसको लगा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ द सेड अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज, और ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल 2015 एंड एंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी 1 साल के पीरियड में अगर वो लगा रहा है सेट बैकवर्ड एरिया, यानी सॉरी 5 साल के पीरियड में जब ये नई मशीनरी या प्लांट लगा रहा है उस बैकवर्ड एरिया में इन स्टेट्स में, तो 25% की जगह यहाँ पे हमको 30% पढ़ने को मिलेगा, यानी एक फर्दर सम उसको 30% का डेप्रिसिएशन के रूप में मिलेगा, जो बाकी मिल रहा है डेप्रिसिएशन तो मिल ही रहा है, तो इससे परसेंटेज बढ़ जाता है डेप्रिसिएशन में। और बशर्ते ये कि कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मशीनरी और प्लांट which before its installation by the SSC was used either within or outside India by any other person। मतलब जब हम नई मशीनरी या प्लांट की बात करते हैं तो हम साफ तौर पे कह दे रहे हैं यदि वो मशीनरी या प्लांट जो था एसएससी के द्वारा इंस्टॉल करने से पहले अगर वो इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी वो यूज किया गया रहा हो किसी भी और पर्सन के द्वारा, तो हम ये डिडक्शन नहीं देंगे। मतलब नई मशीनरी या प्लांट होना चाहिए, इंडिया के अंदर क्या इंडिया के बाहर भी वो कहीं यूज नहीं होना चाहिए। इंडिया से बाहर से भी मंगाया जा रहा है तो वहाँ का यूज प्लांट नहीं मंगा सकते हैं, आप नया प्लांट मंगाइए या नई मशीनरी मंगाइए, या कोई भी ऐसी मशीनरी या प्लांट जिसको कि ऑफिस प्रेमाइसेस में इंस्टॉल किया जा रहा है या किसी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गेस्ट हाउस के नेचर की भी हो सकती है, तो ऐसे में अगर कोई मशीनरी या प्लांट इंस्टॉल किया जाता है तो वो इस परिभाषा में नहीं आएगा इस क्लॉज की, क्योंकि वो एक तरह का गेस्ट हाउस के लिए मशीनरी प्लांट या ऑफिस प्रेमाइसेस में लगने वाला है और औद्योगिक नेचर का वो नहीं है। और उसके बाद एनी ऑफिस अप्लायंसेस, कोई भी ऑफिस में यूज किए जाने वाले उपकरण या कोई रोड ट्रांसपोर्ट के जो वाहन है वो भी उस पर भी ये प्रावधान नहीं लगेगा।
any machinery or plant, the whole of the actual cost of which is allowed as a deduction, जिस मशीनरी प्लांट को का पूरा एक्चुअल कॉस्ट ही डिडक्शन के रूप में अलाउ कर दिया गया रहा हो, चाहे डेप्रिसिएशन के रूप में या वैसे ही प्रॉफिट एंड गेन्स हेड में इनकम को कंप्यूट करने के लिए किसी भी एक प्रीवियस ईयर की, तो ऐसे पर भी जो है इसका अलाउ कर दिया गया, उस पर दोबारा से अब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा इस क्लॉज के अंतर्गत। और उसके बाद हम आते हैं सब क्लॉज 3 पर। 2A के बाद हम आ रहे हैं सब क्लॉज 3 पर, यानी 1(3) है। कोई भी ऐसी बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, प्लांट हो या फर्नीचर हो, इसके रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया है और अलाउ भी कर दिया गया है क्लॉज 1 में। और जिस ऐसी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर को या तो बेच दिया जाता है, डिस्कार्ड कर हटा दिया जाता है, डिमोलिश यानी तोड़ दिया जाता है या बर्बाद कर दिया जाता है, if it is sold, discarded, demolished or destroyed in the previous year, other than the previous year in which it is first brought into use, पहला साल नहीं है अगर, उसके बाद का कोई साल है, और उस साल में अगर वो सोल्ड, डिस्कार्ड, डिमोलिश या डिस्ट्रॉय हो, तब डेप्रिसिएशन का क्या होगा? तो द अमाउंट बाय विच द मनी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, उस चीज के लिए जो भी पैसा दिया जाएगा बेचने प्लस उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, उसके साथ कुल मिला के जो भी पैसा मिल रहा है, अगर वो शॉर्ट हो जाती है रिटन डाउन वैल्यू से, सो इन दैट केस कोई अगर मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर है तो सोल्ड, डिस्कार्ड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय कर दिया गया प्रीवियस ईयर में, और जो अमाउंट जो है मनीज पेबल, जो बेचने पे जो पैसा मिल रहा है, अगर वो रिटन डाउन वैल्यू से कम है, तो रिटन डाउन वैल्यू से अगर कम है तो उसको डेप्रिसिएशन के रूप में नहीं दिया जाएगा। जो यहाँ पे क्लॉजेज है उसको ध्यान से देखते हुए कि 1, 2 जब हम आए तो 2 के बाद 2A था, और 2 में लिखा है कि इन द केस ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट्स wholly owned or partly by the assessee and used for the purpose of the following deduction shall be allowed। तो क्या डिडक्शन अलाउ होंगे उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई नई मशीनरी या प्लांट है जिसको कि 2000 डिडक्शन कब नहीं मिलेगा उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर डिडक्शन देने के बारे में कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर है जिसके रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन क्लेम किया गया और अलाउ भी कर दिया गया, अब वो मशीनरी अगर सोल्ड, डिस्कार्ड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसका कुछ WDV बचा हुआ है, तो जो भी WDV से कम राशि उसको प्राप्त हो रही है, अगर जितनी कम राशि WDV से प्राप्त होती है, WDV माइनस द अमाउंट ऑफ द मनी दैट इज गेटिंग, that will also be allowed as a depreciation. And where the proceeds together with the amount of the scrap value is less than the written down value, तो इसकी एक वैल्यू थी, रिटन डाउन वैल्यू थी, उससे कम राशि उसको मिल रही है, तो जो भी कम मिल रहा है, whatever is the excess, by whatever margin it is falling short, which means that WDV minus the sale price of the आइटम एंड माइनस द स्क्रैप वैल्यू, जो राशि आती है वो डेप्रिसिएशन के रूप में उसको मिल जाएगी। यानी जब एसेट सोल्ड, डिस्कार्ड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय हो गया तो उसी साल में उसकी जो भी सैल्वेज्ड वैल्यू है, जिसको कह सकते हैं रिटन डाउन वैल्यू में से जो सैल्वेज वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू को माइनस करके जो राशि बची हुई राशि है रिटन डाउन वैल्यू की, वो पूरी की पूरी जो बची हुई रिटन डाउन वैल्यू की जो राशि है वो डेप्रिसिएशन के रूप में अलाउ हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट सच डेफिशिएंसी इज एक्चुअली रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ, लेकिन
वो अलाउ तब होगी जब उसको बुक्स ऑफ द एसएससी की बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको राइट ऑफ भी करना हो। भाई जैसे डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया जाता है उसी तरह से। और इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन है जिसमें कि ये कहा जा रहा है, जो मनीज पेबल वर्ड यूज किया गया है, जब हम कहते हैं कि मनीज पेबल, यहाँ पे है ना मनीज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीनरी बिल्डिंग प्लांट ऑफ फर्नीचर। तो मनीज पेबल क्या है? तो मनीज पेबल क्या है कि जब जैसे कोई बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फर्नीचर सोल्ड, डिस्कार्ड, डिमोलिश या डिस्ट्रॉय हुआ, तो कोई इंश्योरेंस की राशि हो सकती है, कोई सैलवेज राशि हो सकती है, कोई कॉम्पेंसेशन मनी हो सकता है जो उसके लिए पेबल हो, या अगर उसको बेचा गया है सोल्ड, तो जितने प्राइस के लिए वो बेचेगी तो वो राशि है। जब मनी पेबल जो राशि है उसको सेल प्राइस या फिर जो इंश्योरेंस, सैलवेज या कॉम्पेंसेशन जो वैल्यू है उससे रिलेट किया जा रहा है। So, however, that where the actual cost of a motor car is in accordance with the proviso to clause 1 of section 43 taken to be 25,000 rupees. अब एक्चुअल कॉस्ट की जो डेफिनेशन है उसमें 43(1) में दी हुई है, और वहाँ पे उन्होंने जो एक लिखा हुआ है उसको हम अभी पढ़ेंगे कि जहाँ पर भी एक्चुअल कॉस्ट जो है मोटर कार की 43(1) के प्रावधान के अनुसार, जो प्रोवाइजो है उसके अनुसार, वो 25,000 ले ली जाती है। तो जो मनीज पेबल, द मनीज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर कार शैल बी टेकन टू बी ए सम। मनीज पेबल निकालने के लिए कोई वो राशि लेनी पड़ेगी विच बेयर्स टू द अमाउंट फॉर विच द मोटर कार इज सोल्ड। दैट अमाउंट, जो कि वो राशि एक्स अपॉन द प्राइस जिसमें वो बेची जाती है, और एज द केस में भी द अमाउंट ऑफ एनी इंश्योरेंस, सैलवेज और कॉम्पेंसेशन मनी पेबल, या अगर सेल नहीं किया जा रहा तो इंश्योरेंस, सैलवेज मनी या कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, एक्स अपॉन दैट इंक्लूडिंग द स्क्रैप वैल्यू, इसमें भी वो भी शामिल है। तो उसका वही प्रोपोर्शन होना चाहिए इक्वल टू एज द अमाउंट ऑफ 25,000 रुपीज बेस्ड टू द एक्चुअल कॉस्ट, 25,000 अपॉन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मोटर कार टू द एसएससी as it would have been computed before applying the said proviso। मतलब ये प्रोवाइजो लगाने से पहले जो भी आती है तो कंप्यूट किया जाता है एक्चुअल कॉस्ट, यानी बिना डेप्रिसिएशन लगाए हुए जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, 25,000 रुपीज अपॉन एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स अपॉन दी जो सेल प्राइस है या जो इंश्योरेंस, सैलवेज या कॉम्पेंसेशन प्राइस है। तो इस आधार पे जो एक्स की वैल्यू निकाल ली जाएगी। और उसके बाद जब सोल्ड वर्ड को डिफाइन करते हुए कहा जा रहा है, सोल्ड वर्ड का मतलब है कि ट्रांसफर बाय वे ऑफ एक्सचेंज और कंपल्सरी एक्विजिशन। वो सोल्ड में शामिल होगा एक्सचेंज भी, और कंपल्सरी एक्विजिशन भी शामिल होगा, जो सरकार कंपल्सरी अधिग्रहण करती है, जो किसी भी लॉ में किया गया हो फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। लेकिन सोल्ड वर्ड में ऐसा ट्रांसफर नहीं आएगा जो कि स्कीम ऑफ अमेलगमेशन में होता है। और वो किसी भी एसेट के लिए हो सकता है। और जिस एसेट को ट्रांसफर किया गया स्कीम ऑफ अमेलगमेशन में, वो सोल्ड की परिभाषा में यहाँ पे नहीं आएगा। बाय द अमेलगमेटिंग कंपनी टू द अमेलगमेटेड कंपनी, अमेलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, और इन स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जिस अमेलगमेशन को सैंक्शन और ब्रॉड इनटू फोर्स किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो एसेट्स का ट्रांसफर है ये सोल्ड की परिभाषा में नहीं आएगा, जो स्कीम ऑफ अमेलगमेशन में होता है। उसके बाद हम आते हैं कि सब सेक्शन 2 पे। तो सब सेक्शन 1 पे हम यहाँ पे इस लेक्चर को छोड़ेंगे, और सब सेक्शन 2 प्लस उसके अलावा जो हमारे जो रूल्स हैं इस सेक्शन के, उन सबको कवर करेंगे अपने कल के सेशन में, कल मॉर्निंग के सेशन में, दैट विल स्टार्ट at 10:30, and please join us at 10:15 for that tomorrow।